कैसे हैं आप सभी? होप अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए जैसा कि आप सभी ने डिमांड किया था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में स्ट्रैटेजीज जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी कह सकती हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट भी कह सकती हूँ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में है हमारी स्ट्रैटेजीज। तो डियर, जैसा कि मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो डायरेक्ट नहीं आते, ठीक है ना। जैसे आईटी ईआईएस में तो डायरेक्ट आते हैं, आईटी में डायरेक्ट आते हैं, ईआईएस में डायरेक्ट आते हैं, बट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते। कुछ क्वेश्चन केस स्टडीज की तरह आते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमें रीजन आउट करके पूछे जाते हैं, राइट। तो उसको समझने के लिए आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सभी जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं वो हमारे सारे स्ट्रैटेजीज पर बेस्ड होते हैं, सो दैट ये जो क्वेश्चंस होते हैं कुल मिला के 15 से 20 मार्क्स के होते हैं जो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। यानी 50 में से आज मैं आपको 20 नंबर का, मतलब सोचिए कितना बड़ा गिफ्ट है आप लोगों के लिए, 20 नंबर का कंटेंट देने जा रही हूं और ये लेक्चर आपके 20 नंबर पक्के करवाएगा एग्जाम में। समझ रहे हैं बेटा जी? तो ध्यान से समझिएगा और ध्यान से कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझिएगा अच्छे से, और साथ के साथ जो मैं यहाँ लिखवाऊंगी मेक योर रजिस्टर्स, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जो भी मैं लिखवाती हूँ उसको नोटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स वगैरह जो भी मैं यहाँ बताऊंगी वो सभी आपको साथ के साथ नोट भी करने हैं। तो समझना, सुनना और लिखना, ये तीनों चीजें अच्छे से करनी है, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए जी। तो सबसे पहला पार्ट, सबसे पहली चीज हमारी स्ट्रैटेजीज में क्या है? फ्लो चार्ट। बिल्कुल, अब आप कहेंगे मैम इसमें फ्लो चार्ट है। बिल्कुल बेटा, फ्लो चार्ट है। मैंने क्या किया है बेटा आपके लिए, सबसे बेटर पार्ट क्या किया है, आप जब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बुक को ओपन करेंगे तो आपको नजर आएगा कि कोई स्ट्रैटेजी चैप्टर नंबर 2 में है, कोई 3 में है, कोई 4 में है, कोई 5 में है, कोई 7 में है, कोई 8 में है। यानी स्ट्रैटेजीज बहुत डिफरेंट लेवल पर स्प्लिट हो रही हैं, यानी टुकड़े हो रखे हैं स्ट्रैटेजीज के। एक स्ट्रैटेजी चैप्टर नंबर 4 में है, उसका पार्ट चैप्टर नंबर 7 में है, कुछ स्ट्रैटेजी चैप्टर नंबर 6 में है, उसका पार्ट 4 में है, 3 में है, 2 में है। तो वहां पर आपके लिए कंफ्यूजन हो जाती है, बिल्कुल मैम हो जाती है कंफ्यूजन। अब मैंने आपके लिए क्या कर दिया है, सारी स्ट्रेटेजी, इसीलिए बेटा ये लेक्चर 20 नंबर का है, क्योंकि मैंने क्या किया है आपके लिए सारी स्ट्रेटेजीज को इकट्ठा करके एक फ्लो चार्ट में बता दिया है कि कौन सी किसकी पेरेंट स्ट्रेटेजी है, कौन सी किसकी चाइल्ड स्ट्रेटेजी है। समझ रहे हैं? मतलब कौन से किसका पार्ट है, ठीक है, और कौन सा किसका सब पार्ट है। तो वो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है कि मान लीजिए अगर आपसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटेजी पूछ ली जाए 6 नंबर में, तो आप कैसे लिखोगे? हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटेजी सिर्फ अकेले 6 नंबर में लिखना बहुत मुश्किल है, तो वो किस स्ट्रैटेजी से रिलेट करती है तो आप उसका बेस उठा के फिर आप उसको लिख सकते हैं। तो आपके 6 नंबर का कंटेंट हो जाता है। भाई 6 नंबर में आप 5 लाइन लिख के आओगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटेजी के बारे में तो नहीं मिलेगा ना कहीं आपको स्टार्ट देना पड़ेगा, फिर उसका पार्ट देना पड़ेगा, फिर एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। तो ये चीज आपको करनी पड़ती है, ठीक है बेटा। तो इसीलिए भी ये जो तरीका है मेरा फ्लो चार्ट का, उससे आपके साथ 4 चीजें अच्छी होती हैं। एक तो ये कि आपको क्लैरिटी होती है कि कौन सी स्ट्रेटेजी किसका पार्ट है। दूसरा, ये आपको सारी स्ट्रेटेजी याद हो जाती हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट याद हो जाती हैं। तीसरा, ये आपको डिफरेंस पता लग जाता है सभी स्ट्रेटेजीज में। मतलब बच्चों को जो कंफ्यूजन होती है, अरे यार कॉन्सेंट्रिक स्ट्रेटेजी भी है और कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेटेजी भी है, तो डिफरेंस क्या है, तो वो यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। चौथी चीज ये कि आपको सारी स्ट्रेटेजी का जो ग्राउंड लेवल है वो बहुत ही क्लियर तरीके से पता लग जाता है कि हाँ ये स्ट्रेटेजी के इतने वर्जन्स हैं, इतने पार्ट्स हैं, राइट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फ्लो चार्ट। किसका बेटा जी? वेरी गुड, ग्रैंड स्ट्रेटेजीज। तो मैंने यहां पर आपके लिए ग्रैंड स्ट्रेटेजी का फ्लो चार्ट ड्रॉ किया है। किसका फ्लो चार्ट ड्रॉ किया है? ग्रैंड स्ट्रेटेजी का। तो सबसे पहले मैं आपको बेटा जी ये भी बता दूं, देखो मेरे को बहुत ही डीपर लेवल पे आपको सारी स्ट्रेटेजीज बतानी है, तो मैं ग्रैंड स्ट्रेटेजी भी किसका पार्ट है वो भी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो जब हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में जितनी भी स्ट्रेटेजीज हैं
वो स्ट्रेटजीज, सारी स्ट्रेटजीज इन 4 स्ट्रेटजीज की पार्ट या सब पार्ट हैं। वो 4 स्ट्रेटजीज कौन सी बेटा? एक तो है जेनेरिक, स्ट्रैटेजिक, अल्टरनेटिव्स, दूसरी है ग्रैंड स्ट्रैटेजी, जिसको हम डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी भी कहते हैं, और तीसरी है माइकल पोर्टर जेनेरिक स्ट्रैटेजी, and the last one is best cost provider strategy, जिसका एक्सटेंशन, ये किसका एक्सटेंशन पार्ट है बेटा जी? माइकल पोर्टर स्ट्रेटेजीज का एक्सटेंशन पार्ट है ये बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर। इसको भी इन शॉर्ट हम बीसीपी स्ट्रेटेजी भी कहते हैं, राइट? तो जितनी भी स्ट्रेटेजीज हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़नी है वो सब इन्हीं का पार्ट है, राइट डियर? तो आज हम सबसे पहले कौन सी स्ट्रेटेजी आपको पढ़ाएंगे बेटा जी? ये सबसे ज्यादा बड़ी ग्रैंड स्ट्रेटेजीज, बहुत बड़ी स्ट्रेटेजीज है डियर ये ग्रैंड स्ट्रेटेजीज जो मैं आपको आज पढ़ाने जा रही हूं। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रैंड स्ट्रेटेजीज। देखिए बेटा, ओवरऑल तो अगर हम बात करते हैं तो ग्रैंड स्ट्रेटेजी की जो डायरेक्ट यानी रिलेटेड बिल्कुल जो 4 स्ट्रेटेजीज हैं, जो टाइप्स है, मेन टाइप्स कह सकते हैं, यानी ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, स्क्रीन पर क्या नजर आ रही हैं? ये ग्रैंड स्ट्रेटेजी कितने टाइप्स हैं? स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। ये 4 स्ट्रेटेजीज नजर आ रही हैं बेटा? बिल्कुल नजर आ रही है मैम। और अब ये जो 4 स्ट्रेटेजीज हैं, इनके कितने वर्जन्स हैं, इनके कितने पार्ट्स हैं, कितने सब पार्ट्स हैं, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कंप्लीट फ्लो चार्ट ऑफ ग्रैंड स्ट्रेटेजीज। लेट मी स्टार्ट। ग्रैंड स्ट्रेटेजीज। तो अभी जैसा कि मैंने आपको दिखाया था बेटा जी क्लिप में, कितनी स्ट्रेटेजी है हमारे पास? 4। स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। ये 4 स्ट्रेटेजीज हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी बेटा जी, यहां पर स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी हम किसको कहते हैं? स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी हमारी वो स्ट्रेटेजी है जब कोई कंपनी स्टेबल पोजीशन कंसीडर करती है। क्या करती है बेटा? यस, जब कोई कंपनी स्टेबल पोजीशन कंसीडर करती है और वो बहुत ज्यादा, हम कह सकते हैं कि अपनी जो एग्जिस्टिंग प्रेजेंट जो पोजीशन है उसको रिटेन करना चाहती है, राइट? तो यहां पर जो उसका मेन फोकस रहता है वो प्रेजेंट प्रोडक्ट और मार्केट पर रहता है, ठीक है? अभी मैं आगे और समझाऊंगी और लिखवाऊंगी इसके बारे में। पहले मैं फ्लो चार्ट बनवा रही हूं बेटा। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का कोई क्या नहीं है, टाइप नहीं है। किसके टाइप है? सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी की। तो एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है बेटा जी? यस, एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी हमारे पास डिवाइडेड है, पहला पार्ट है इसका इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन जिसको हम कॉन्सेंट्रेशन भी कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है बेटा? इंटेंसिफिकेशन जिसको हम कॉन्सेंट्रेशन भी कहते हैं, क्योंकि हम अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, मार्केट, प्रोडक्ट पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो यहां पर ये स्ट्रैटेजी फर्दर 3 लेवल्स पर डिवाइडेड है। एक है मार्केट पेनिट्रेशन,
दूसरा है मार्केट डेवलपमेंट एंड तीसरा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। राइट डियर, तो हमारी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी की पहली स्ट्रैटेजी इंटेंसिफिकेशन या कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रैटेजी, जिसके 3 फर्दर पार्ट्स हैं। उसके बाद आती है हमारी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। राइट डियर, वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। राइट डियर, ये हमारा इंटीग्रेशन। उसके बाद आता है डाइवर्सिफिकेशन। तीसरा पार्ट है इसका डाइवर्सिफिकेशन का। डाइवर्सिफिकेशन फर्दर हमारे पास कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन एंड अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। राइट डियर, इसको हम रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन और अनरिलेटेड, रिलेटेड को हम कंसेंट्रिक भी कहते हैं, कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन और कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं। यहां तक समझ में आया बेटा? ये मैंने आपको एक्सपेंशन के पार्ट्स बताए हैं अभी, सिर्फ एक्सपेंशन के, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट हमारे पास यहां पे 3 टाइप से होती है, टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एंड लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी। राइट डियर, टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एंड लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी। क्लियर है बेटा जी यहां तक बात? तो ये मैंने अभी सिर्फ ग्रैंड स्ट्रैटेजीज यहां पे मैं आपको बता चुकी हूं कि हमारे पास हमने 4 बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज हैं जिसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, और मैं अभी सिर्फ ग्रैंड स्ट्रैटेजीज को लिया है मैंने, ठीक है। तो ग्रैंड स्ट्रैटेजी में यहां पर हमारे पास कितने लेवल्स हैं, कितने पार्ट्स और कितने सब पार्ट्स हैं, वो मैंने आपको सभी यहां पर अभी सिर्फ फ्लो चार्ट के रूप में बताए हैं। अब हम इसको 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है बेटा। तो लेट मी स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल दीज ग्रैंड स्ट्रैटेजीज, ठीक है बेटा जी। तो चलिए लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी की। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है? स्टेबल रहना। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी क्या डिनोट करती है बेटा? मैं अभी मैंने आपको कुछ छोटा सा पार्ट बोला था कि जब भी हम स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन रिटेन करती है अपनी प्रेजेंट स्ट्रैटेजी को, ठीक है, और कंटिन्यूसली जो कॉर्पोरेट लेवल है कंटिन्यूसली फोकस करता है ऑन इट्स प्रेजेंट प्रोडक्ट एंड मार्केट ऑल्सो। जो उसका मार्केट है, जो उसका प्रेजेंट प्रोडक्ट है, वो उस पर फोकस करता है। ऐसी स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं? बिल्कुल स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी होती है। तो बेसिकली ये आइडियल किनके लिए होती है? फॉर दोज फर्म्स दैट आर ऑलरेडी कंसोलिडेटेड इन द मार्केट। सबसे बेस्ट एग्जांपल है डियर इसका सेल, SAIL, सेल सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया has adopted stability strategy because of overcapacity in steel sector. Instead, it has concentrated on increasing operational efficiency of its various plants, right, rather than going for expansion. Other industries are heavy commercial vehicle, coal industry. तो यहाँ पर
इस स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में जो सेल ने अपनाई, उसने क्या किया बेटा जी, उसने अपने एग्जिस्टिंग मार्केट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया। ठीक है, उसने स्टील के जो डिफरेंट एरियाज थे, ठीक है, जो उससे रिलेटेड थे, यानी जहां पर स्टील का यूज होना था। अब देखो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में जो मैंने यहां पर अभी आपको बताया, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी क्या करती है, मैंने अभी क्या कहा था, किसके लिए आइडियल होती है, उन फर्म्स के लिए जो ऑलरेडी मार्केट में कंसोलिडेटेड होते हैं। तो सेल क्या है, कंसोलिडेटेड है उसका मार्केट, समझ रहे मेरी बात। तो वो क्या करेगा बेटा जी, वो कुछ भी नया एग्जाम्पल नहीं लेगा, वो अपने प्रेजेंट प्रोडक्ट पर, प्रेजेंट कंटेंट पर कॉन्सेंट्रेट करेगा, जो प्रेजेंट स्ट्रैटेजी है उसी को ही कंटिन्यू करेगा। ठीक है, और जो कॉर्पोरेट लेवल है वो कंटिन्यूअसली किस पर फोकस करेगा, प्रेजेंट प्रोडक्ट और मार्केट पर। जो मेनली इनका जो पॉइंट है वो क्या है, वो क्या करता है, प्रेजेंट प्रोडक्ट और मार्केट पे कॉन्सेंट्रेट करता है, फोकस करता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी कभी कभी बेटा देखो, ये स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी जो है ये ऑर्थोडॉक्स स्ट्रेटेजी भी हो जाती है, या हम कह सकते हैं स्ट्रेटेजी की वजह से जो मार्केट में, बट ये हर जगह नहीं होता, मैं हर जगह एग्जांपल नहीं दे सकती इसका, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। क्यों, क्योंकि ये अपने ओल्ड जो एग्जिस्टिंग टेस्टिमोनियल्स होते हैं, टेस्टेड प्रैक्टिसेस होती हैं, उन्हीं को अपनाते हैं। तो जरूर अब कुछ सेक्टर्स, अब आईटी सेक्टर तो ये स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी नहीं अपना सकते, कुछ सेक्टर्स हैं जहां स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी चल सकती है, लेकिन एजुकेशन इंडस्ट्री हुआ, या मैं कहूं आपको आईटी सेक्टर हुआ, ठीक है, या हमारा फैशन इंडस्ट्री, ये तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी पे ध्यान ही नहीं लगा सकते कि वो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करें। क्यों, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में बहुत चेंजेस है, बहुत वास्ट चेंजेस, डे बाय डे नए नए टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, नई नई चीजें आती रहती हैं। अब मैं बात करती हूँ फैशन इंडस्ट्री में, तो नए नए स्टाइल, नई नई चीजें, नए नए पैटर्न्स, डिजाइन्स, ये सब चीजें, फैब्रिक, नई नई चीजें आती हैं, तो वो तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी पर कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं सकते। उनको क्या चाहिए, उनको बिल्कुल हम कह सकते हैं वो एक्सपेंशन मोड में चलते हैं और डाइवर्सिफाई करते हैं अपने आप को डिफरेंट एरिया में। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रेटेजीज जहां पे चेंजेस डिमांड नहीं होती, वो ऐसी फर्म्स स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को अपनाती हैं। यानी अब इसके अंदर बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं, जैसे मैंने सेल का एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारी जगहें डियर जो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को अपनाती हैं और बहुत ज्यादा छेड़खानी अपने एग्जिस्टिंग लेवल पर, कॉर्पोरेट लेवल पर नहीं करती। तो बहुत सिंपल सा है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना है बेटा जी स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी के अंदर, कि ये क्या करती है, रिटेन इट्स प्रेजेंट स्ट्रेटेजी, ठीक है, एट दी कॉर्पोरेट लेवल एंड कंटिन्यूअस फोकसिंग ऑन इट्स प्रेजेंट प्रोडक्ट एंड मार्केट। ये छोटी सी लाइन याद रखनी है आपको, ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, याद रखेंगे यहां तक। बेस्ट एग्जांपल इसका मैंने आपको सेल दिया है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डियर हमारे पास स्ट्रैटेजी, कौन सी, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। अच्छा, इसके बारे में मैंने आपको एक दो लाइनें अंडरलाइन करवाई हैं और कुछ ही मैं आपको लिखवा देती हूं बेटा। ये किसके लिए आइडियल होती हैं, ये एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लिख सकते हैं, आइडियल फॉर दोज फर्म्स that are already consolidated in the market। ठीक है बेटा जी, किसके लिए आइडियल है, उन फर्म्स के लिए जो कंसोलिडेटेड है मार्केट में, राइट। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा सभी ने। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी। कौन सी स्ट्रेटेजी है नेक्स्ट ईयर हमारी, एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। तो जब भी हम एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, तो एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, एक्सपैंड करना, ग्रोथ। हम बहुत सिंपल मैनर में अगर बात करें तो एक्सपेंशन का मतलब हम क्या समझते हैं, एक्सपेंशन का मतलब हम समझते हैं ग्रोथ। क्या समझते हैं बेटा जी, ग्रोथ। तो एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी जिन ऑर्गेनाइजेशंस को अपने हायर लेवल, हायर ग्रोथ को अचीव करना है, वो अपने जो पास्ट अचीवमेंट्स हैं उसको कंपेयर करती हैं उनसे, वो और ज्यादा अचीव करना चाहती हैं, यानी एग्जिस्टिंग वाले से खुश नहीं है, ज्यादा और अचीव करना चाहती हैं।
उस इंडस्ट्री का हायर ग्रोथ अचीव करना चाहती हैं, वो क्या करती हैं, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी यूज करती हैं। सो एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी क्या है बेटा जी, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, expansion strategy is adopted by an organization when it attempts to achieve a high growth as compared to its past achievements। अब बेटा इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं जो एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को फॉलो करती हैं, अपनाती हैं, अडॉप्ट करती हैं। टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ठीक है, आदित्य बिरला ग्रुप हो गया। तो ये जो सभी ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, आदित्य बिरला है, आईटीसी है, ये एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी है। आईटीसी पहले सिगरेट्स के नाम से मशहूर थी, अब वो सारे कितने सारे प्रोडक्ट, आईटीसी के बिस्किट आते हैं, नमकीन्स आती हैं, बहुत सारी चीजें। रिलायंस ग्रुप धीरे 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 करते करते हर सेक्टर में जा रहा है, डिटेल सेक्टर में, फैब्रिक इंडस्ट्री में, फूड में, सब में आ रहा है, ठीक है। तो ये अब टाटा कितने सेक्टर्स में, टाटा स्टील है, टाटा कंसल्टेंसी है, टाटा मोटर्स है, टाटा कम्युनिकेशन, कितनी चीजों में टाटा सेक्टर है, फूड में भी, सब में है। तो एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी ऐसी ही कंपनीज अपनाती हैं जिन्हें अपनी एग्जिस्टिंग या पास्ट अचीवमेंट को वो उससे खुश नहीं है, वो और ज्यादा एक्सपैंड करना चाहते हैं और ग्रोथ लेना चाहते हैं, ठीक है। तो वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो हाईएस्ट लेवल ग्रोथ है उसको अचीव करने का उनका जो मेन मोटिव है रहता है। और ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसी फर्म्स, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करती हैं। अब एक्सपेंशन करने का अलग अलग तरीका है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने रिलेटेड बिजनेस में एक्सपैंड करते रहते हैं। कुछ लोग करते हैं अपना बिजनेस कर रहे हैं, उसके अलावा भी और बिजनेस है उनको एक्सपैंड करते हैं। तो बहुत अलग अलग तरीके हैं एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी के। सो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट तरीके एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी के। ये देखिए जी, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, यहां पर बेटा मैंने जो ये एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी 5 मैंने यहां पर तरीके दिखाए हैं। हालांकि ये वाला तरीका आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी इसका, राइट। कॉन्सेंट्रेशन, इंटीग्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन, कॉपरेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन। इंटरनेशनलाइजेशन एज पर दी वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा, जब आप अपनी कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाते हैं। अभी तक आपकी इंडियन कंपनी थी, आपने उसको क्या किया, बाहर फॉरेन कंपनीज में, फॉरेन कंट्री में उसको एक्सपैंड किया, ठीक है। जैसे पतंजलि के प्रोडक्ट अभी इंडिया में मिलते हैं, जब उसको बाहर वो बाहर भी एक्सपोर्ट करने लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, इंटरनेशनलाइजेशन हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये सारी जो क्या है एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी है, वन बाय वन करके हम सारे एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज को समझेंगे, ठीक है बेटा जी। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूं कॉन्सेंट्रेशन की। किसकी बात कर रही हूं बेटा, कॉन्सेंट्रेशन की। ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा सारे टॉपिक्स इसके। तो कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रैटेजी, सबसे पहली चीज कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन होता है जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करते हो, यही होता है ना, अभी कॉन्सेंट्रेट करो मतलब फोकस करो, यहां पर भी वही है। कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रैटेजी क्या है बेटा जी, जब आप किसी पर्टिकुलर चीज पर फोकस करते हैं, इसको हम इंटेंसिफिकेशन के नाम से, मैंने आपको डायग्राम में इंटेंसिफिकेशन के नाम से लिखवाया है। इंटेंसिफिकेशन और कॉन्सेंट्रेशन दोनों मैंने ऑब्लिक करके आपको डायग्राम में फ्लो चार्ट पे लिखवाए हैं। तो इंटेंसिफिकेशन क्या है, जिसको हम कॉन्सेंट्रेशन भी कहते हैं। क्या कहा मैंने, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फोकस करती है किस पर, अपने कोर बिजनेस पर, और उसको एक्सपैंड करती है, ठीक है। अब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो फैब्रिक इंडस्ट्री में, मान लीजिए क्या है, फैब्रिक इंडस्ट्री में कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो फैब्रिक इंडस्ट्री में है। फैब्रिक इंडस्ट्री में वो
किड्स क्लोथ बनाती है, मान लो किड्स क्लोथ्स बनाती है, ठीक है जी, किड्स क्लोथ बनाती है, तो अब वो कैसे ग्रोथ लेगा, कैसे एक्सपैंड करेगा, कैसे सेल को इंक्रीज करेगा, कैसे रिवेन्यू बढ़ाएगा, तो उसके पास इंटेंसिफिकेशन के अंदर 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 3। या तो वो मार्केट को पेनेट्रेट करे, मार्केट पेनेट्रेशन, या वो मार्केट को डेवलप करे, या वो अपने प्रोडक्ट को डेवलप करे। अब देखिए यहां क्या है बेटा, मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता है? जब हम सेल करते हैं मोर प्रोडक्ट्स इन द सेम मार्केट। भाई जो हमारे पास मार्केट है उसको पेनिट्रेट कर दिया, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचे। ये कैसे होता है? हेवी एडवर्टाइजमेंट, सेल, एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट, एग्रेसिव सेल, बाय 2 गेट 1 या बोगो ऑफर, बाय 1 गेट 1 ऑफर। जहां पर आप क्या करते हो, यहां पर क्या करते हो बेटा, यहां पर आप अपने कंज्यूमर की जो कंज्यूमिंग पावर है उसको इंक्रीज कर देते हो। कि जनरल सी बात है, कोई पर्सन 400 रुपए में एक किड्स क्लॉथ मिल रहा है और वहीं अगर उसको 550 रुपए में 2 मिलेंगे तो क्या करेगा? 2 लेगा। तो आपने उससे 150 रुपए फालतू लिए और अपने 2 प्रोडक्ट बेच दिए, तो यहां पर क्या किया? कंज्यूमिंग पावर बढ़ा दी, राइट? तो ये सारी चीजें आती है मार्केट पेनिट्रेशन में। आपने जितने भी डेटा देखा होगा आजकल, बहुत जब आपने देखा होगा ट्रेंड्स जब आते हैं, सेल्स जब आती हैं, तो 50% ऑफ ऑफर आता है, 70% ऑफ ऑफर आता है, बाय 2 गेट 1, राइट, या बाय 1 गेट 1 ऑफर आते हैं। तो ये सारी चीजें ये किसके अंदर होती हैं? मार्केट पेनिट्रेशन के अंदर। किसके अंदर होती हैं? मार्केट पेनिट्रेशन के अंदर। समझ में आ गई बात? दूसरी चीज, मार्केट डेवलपमेंट क्या होता है? मार्केट डेवलपमेंट होता है बेटा जी जब हम सेल करते हैं सेम प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में। न्यू मार्केट मतलब ऐसा नहीं कि 100% न्यू मार्केट है, ऐसा भाई हमारा प्रोडक्ट तो है। अगर मैं अपना प्रोडक्ट, मान लीजिए मेरी शॉप ईस्ट दिल्ली में है और अगर मैं इसको साउथ दिल्ली में भी बेचूं इस प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट को, तो मेरे पास क्या हुआ? मार्केट बढ़ गया मेरा। अभी तक मेरा प्रोडक्ट ईस्ट दिल्ली में बिकता था, अब मेरा प्रोडक्ट साउथ दिल्ली में भी बिकेगा। तो ये मार्केट को डेवलप करना होता है, जहां पे अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को आप न्यू मार्केट में बेचते हैं, तो मार्केट डेवलप कर लेते हैं अपने। तो भाई बायर बढ़ गए, अभी तक ईस्ट दिल्ली के बायर थे, अब साउथ दिल्ली के बायर हो गए, ठीक है ना? आपने एक दुकान साउथ दिल्ली में खोल ली, एक दुकान नॉर्थ दिल्ली में खोल ली, एक वेस्ट में खोल ली, तो ये क्या किया? कंज्यूमर बढ़ा लिए ना आपने, ठीक, बायर बढ़ा लिए अपने। अब तीसरी है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है बेटा? जहां पे आप अपने प्रोडक्ट में कुछ थोड़ी चेंजेस करते हैं और सेम मार्केट में बेचते हैं। मतलब इसमें हम ऐसा कहते हैं न्यू प्रोडक्ट इन सेम मार्केट, बट न्यू प्रोडक्ट 100% न्यू नहीं होता, ठीक है? ध्यान रखेंगे इस बात को। जो प्रोडक्ट है उसमें वेरिएशंस ले आते हैं, वेराइटी ले आते हैं। जैसा इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो शैम्पू मार्केट में आपको दे सकती हूँ। क्लिनिक ऑल क्लियर मान लीजिए, तो क्लिनिक प्लस आता था सबसे पहले, तो क्लिनिक प्लस आया, फिर वो क्लिनिक ऑल क्लियर लेके आया, ठीक है जी। फिर क्लिनिक ऑल क्लियर मेंस ओनली, वुमेन्स ओनली, यूनिसेक्स, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, सिल्की स्मूथ हेयर्स का। तो अब आपने सनसिल्क में भी इसी तरीके से वैरायटी देखी होगी, पिंक, ब्लैक, गोल्डन, ब्राउन, पर्पल, पता नहीं कितने कलर हैं उसके। शैम्पू तो है शैम्पू ही, सनसिल्क तो शैम्पू ही है ना, ठीक है? उसने प्रोडक्ट को तो चेंज नहीं किया 100%, बस उसकी वैरायटी बढ़ा दी। तो अब लोगों को क्या हुआ? भाई जो जिनकी डेंड्रफ है वो भी ले रहे हैं, हेयर फॉल है वो ले रहे हैं, ठीक है? तो अब उसकी जो कंज्यूमर है, उनकी जो वैरायटी है, उसको डिफरेंट वैरायटी मिल गई, तो वहां कंज्यूमर बढ़ गया, अट्रैक्ट हुआ कि भाई हाँ यहाँ पर स्पेशलाइजेशन मेरे अकॉर्डिंग मिल रहा है, मेरे बालों में डेंड्रफ है तो मुझे स्पेशल मिल रहा है, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं तो ये मुझे मेरा स्पेशल प्रोडक्ट मिल रहा है। तो वहां पर उसने कंज्यूमर की जो चाह है उसको समझते हुए वैरायटी दे दी अपने ही प्रोडक्ट में। दे उसको शैम्पू ही रहा है, लेकिन
उसके अकॉर्डिंग दे रहा है, तो उसकी जो लेने की क्षमता है, लेने की पावर है, वो बढ़ गई। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां पर वो होती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वहां पर हम कहते हैं कि हमने प्रोडक्ट को डेवलप किया अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर। समझ गए बेटा? तो ये है इंटेंसिफिकेशन। अब मैं थोड़ा सा लिखवा रही हूं, इसके बारे में लिख लेंगे। क्या है बेटा जी इंटेंसिफिकेशन में? क्या लिखना है आपको? इंटेंसिफिकेशन, जिसको हम कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। लिखेंगे बेटा, राइट डाउन। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन focuses on intensifying its core businesses with a view on expanding through either acquiring a new customer base or diversifying its product portfolio, it is having an intensification or concentration strategy। अब इसके कितने टाइप्स बताए बेटा मैंने? 3। ये लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। कर लिया बेटा जी? ओके। तो 3 टाइप हैं। सबसे पहला है मार्केट पेनेट्रेशन। मार्केट पेनेट्रेशन में क्या लिखेंगे आप बेटा? सेलिंग मोर प्रोडक्ट्स इन द सेम मार्केट। मार्केट डेवलपमेंट में क्या लिखेंगे बेटा जी? सेलिंग सेम प्रोडक्ट टू न्यू मार्केट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या लिखेंगे बेटा जी? selling new product to the same market। एग्जाम्पल में लिखेंगे बेटा, इसमें बजाज ऑटो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जिसने इन तीनों को प्रोसीड किया है, स्ट्रैटेजीज को किया है। तो बजाज ऑटो हैज अंडरटेकन all the above mentioned strategies। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया सभी को? वेरी गुड। तो अब नेक्स्ट है हमारा बेटा, इंटेंसिफिकेशन के बाद अगला कौन सा है? यस, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी। इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी क्या होती है? इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी क्या होती है बेटा जी? जब हम कंबाइन करते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज को जो रिलेट कर रही हैं विद द प्रेजेंट एक्टिविटी ऑफ अ कंपनी। समझ रहे हैं बेटा जी? यानी अब हम ऐसा कह सकते हैं कि भैया अगर मेरी कंपनी आईटी कंपनी है, तो मैंने क्या किया, मैंने इंटीग्रेट कर लिया एक और, या मैंने एक्वायर कर लिया, या मैं मर्ज हो गई किसी एक और आईटी कंपनी के साथ में। तो ये इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी है, जहां पर इंटीग्रेट मतलब क्या होता है? जुड़ना,
लिंक करना, ध्यान रखेंगे बेटा, इंटीग्रेशन क्या होता है, जुड़ना, लिंक करना। तो यहां पर भी वही मतलब है बेटा, एक्विजिशन, मर्जर, ये सब इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी के अंदर आते हैं। वर्टिकल इंटीग्रेशन, सॉरी हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के अंदर आता है एक्विजिशन, मर्जर, ये सब चीज, ठीक है। तो अब यहां पे मैंने क्या बताया इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी में, मैं एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा एग्जांपल दे रही हूं बेटा, जिसके अंदर पूरी इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी समझ में आएगी आपको। मान लीजिए कार बायर है, ये मैं पूरी सीक्वेंस बता रही हूं, ये कार बायर है, ये गैरेज वाला जो गैरेज का ओनर है, ये कार इंपोर्टर है जो गैरेज ओनर को देता है, ये कार मैन्युफैक्चरर है जो कार इंपोर्टर को कार्स देता है, ये सप्लायर्स हैं जो सप्लाई करते हैं मैन्युफैक्चरर को, कार मैन्युफैक्चरर को ऑटो पार्ट्स, और ये कमोडिटी प्रोड्यूस हैं जो उन ऑटो पार्ट्स को बनाती हैं, कमोडिटी प्रोड्यूस सर, ठीक है जी। अब ये मेरा पूरा का पूरा क्या है, चेन है, मतलब कार की कमोडिटी से लेकर कार बायर तक, समझ रहे बेटा, कार जो खरीदने वाला है उस तक की पूरी चेन मैंने बता दी आपको। तो अगर बहुत सिंपल सी चीज, कोई भी इंटीग्रेशन इस मैनर में होती है, ये वाली इंटीग्रेशन होती है, समझ रहे, मतलब ये दोनों एक हो गए, तो ये वर्टिकल इंटीग्रेशन हुई। और अगर कम्युनिटी प्रोड्यूसर या एक सप्लायर, बहुत मतलब हर मार्केट में बहुत सारे गैरेज ओनर भी होते हैं, बहुत सारे कार इंपोर्टर भी होते हैं, बहुत सारे कार मैन्युफैक्चरर भी होते हैं, बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं, बहुत सारे कम्युनिटी प्रोड्यूसर होते हैं। तो मान लीजिए ये दो सप्लायर मिल गए आपस में, तो ये क्या मानी जाएगी, ये मानी जाएगी हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। और अगर कार इंपोर्टर और कार मैन्युफैक्चरर मिल गए, जुड़ गए, तो ये वर्टिकल इंटीग्रेशन मानी जाएगी। बात समझ गए बेटा, आपस में दोनों जुड़ गए। अब डाइवर्स से, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड वर्टिकल और बैकवर्ड वर्टिकल की। ये जो कार इंपोर्टर है और कार मैन्युफैक्चरर है, मान लीजिए अगर कोई पर्सन कार इंपोर्टर अब ऐसे जुड़ रहा है, तो कार इंपोर्टर वाले ने क्या किया, कार मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू कर दी। जो कार इंपोर्ट कर रहा था तो उसने कार मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू कर दी, या कार मैन्युफैक्चरर वाले ने सीधा कमोडिटी प्रोड्यूसर से सामान लेना शुरू कर दिया, सप्लाई भी खुद ही करना शुरू कर दिया। समझ रहे मेरी बात? तो जब यहां पर आगे से पीछे जाएंगे, यानी इसने ये बैक वाला काम भी पकड़ लिया, ये वाला काम भी पकड़ लिया, तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और अगर कमोडिटी प्रोड्यूसर वाला सप्लायर भी बन गया, यानी इसने ये काम भी करना शुरू कर दिया, तो ये फॉरवर्ड कहलाएगी, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। समझ गए बेटा? मैंने एक ही चार्ट में आपको 4 टॉपिक बता दिए हैं। वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या होता है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। यानी अगर कोई कार इंपोर्टर गैरेज ओनर बन रहा है तो वो क्या आगे जा रहा है, फॉरवर्ड। अगर कार इंपोर्टर कार मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वो बैकवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। समझ गए? ठीक है बेटा, समझ में आया इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी अच्छे से? चलिए इसको एक एक करके टॉपिक को ले रहे हैं, वन बाय वन हम इसके सभी टॉपिक्स लेंगे, राइट? तो नेक्स्ट टॉपिक इसका हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी में डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी की लैंग्वेज को, उसके बाद हॉरिजॉन्टल को। तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे बेटा जी, नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप इसका पार्ट 2 गो थ्रू करेंगे बेटा, जो इसका पार्ट नेक्स्ट पार्ट होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट स्लाइड ऑटोमेटिकली मिल जाए। सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।